तो स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और ग्रुप डी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपको बहुत ही लाभदायक बनाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस क्लास में VVI क्वेश्चन ही पढ़ेंगे बायोलॉजी का। आज है क्लास दूसरा, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने 1809 ईस्वी में। उद विकास का उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था? हार्गो डी ब्रिज ने 1901 ईस्वी में। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रू मैग्नॉन मानव को। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत से प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होते हैं? जीवाश्म से। उद विकास को किसने वैज्ञानिक प्रतिपादन किया? डेमार्क ने। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का उद विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार सभी जीवों का उत्पत्ति एक विकास सरल जीवों से हुई। डार्विन द्वारा प्रतिपादित उद विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से माना जाता है। चलिए हम देखते हैं लेमार्क और डार्विन के तुलना में कौन ज़्यादा मेहनत किए हैं। इसके अनुसार सभी जीवों में एक आंतरिक जीवन शक्ति होती है। लेमार्क में। डार्विनवाद में यह सिद्धांत जीवन में किसी आंतरिक जीवन शक्ति को होने की विश्वास नहीं करता। नई आवश्यकता तथा इच्छाएं जीवों की संरचना एवं व्यवहार में परिवर्तन करती है। लेमार्कवाद में और डार्विनवाद के अनुसार जीवों की आवश्यकताएं तथा इच्छाएं प्रकृति चयन के आधार नहीं मानती हैं। लेमार्कवाद में यदि किसी अंग का उपयोग अधिक किया जाए तो वह अधिक विकसित एवं सक्षम होंगे बनता है, जबकि उपयोग किए जाने वाले अथवा कम उपयोग किए जाने वाले अंग अल्प विकसित एवं क्षमताहीन रह जाते हैं। और डार्विनवाद में होता है किसी अंग का विकास अथवा ह्रास उसमें होने वाले अनवरत परिवर्तनों अथवा रूपांतरणों के कारण संभव होता है। लेमार्कवाद जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की कल्पना नहीं मानता। डार्विनवाद में जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष को विशेष महत्व दिया है। जीवों द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित किए गए सभी लक्षण उनकी संतानों से हस्तांतरित हो जाते हैं। डार्विनवाद के अनुसार केवल उपयोगी लक्षण अथवा परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। और है कि लेमार्कवाद जीवों द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष की संकल्पना नहीं मानता। ये तो हो गया। अब है ऐसे अंग जिनका मूल संरचना समान होती है किंतु अलग अलग कार्यों में उपयोग होने के कारण वे असमान दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं? समजात अंग। और ऐसे अंग जिनकी मूल संरचना भिन्न भिन्न होती है किंतु समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समरूप अंग। दो विभिन्न जीवों के संबंध में जो एक साथ रहते हैं और परस्पर लंबावित होते हैं उसे सहजीवी कहते हैं। प्राकृतिक चयन का विचार सर्वप्रथम डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में दिया था? तो प्रजाति की उत्पत्ति की पुस्तक में। जीवों के उस समूह को क्या कहा जाता है जो परस्पर मेल खाता है? प्रजातियां। जैव विकास से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं। हिस्टोरिया एनिमेलियम का लेखक अरस्तु हैं। हिस्टोरिया प्लांटेरम एवं ऑन द कॉलेज ऑफ प्लांट्स के लेखक थियोफ्रेस्टस हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक डार्विन है। फिलोसफिक जूलॉजिकल का लेखक लेमार्क है। मानव हृदय के बायां नीलायु पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त का महाधमनी में एवं संपूर्ण शरीर में भेजता है। अब है द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? स्वीडिश जीव वैज्ञानिक रेउलस लिनियस को कहा जाता है। जाति की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है? जॉन रे। जीवाणु भोजी की खोज किसने की थी? विलियम ड्वार्ट तथा फेलिक्स डी हेनरे ने। जीवाणु भोजी क्या है? तो जीवाणु भोजी एक प्रकार के विषाणु वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। ये मानवों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। विषाणु का प्रोटीन कोट या कवच क्या कहलाता है? कैप्सिड।
अब हम साधारण नाम देख लेते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पारडस, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो, मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइबम, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेलिस कैटस, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना, धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइबा, सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेस्टिस, चना का वैज्ञानिक नाम साइरस एरिएटिनम, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिकम एस्टिबम, गाय का वैज्ञानिक नाम बाउस इंडिकस, आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? तो व्हीटेकर ने। जो पहला है मुनिरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और पांचवा जंतु। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। किस वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है? तो जाति को। स्वीडन के वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। उन्हें वर्गीकी का जनक कहा जाता है। और द्विनाम पद्धति नामकरण में नींव प्रजाति के नामकरण 2 शब्दों में किया जाता है और पहला पद वंश और दूसरा शब्द जाति को दर्शाता है। किस वैज्ञानिक के जीव एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं और उनमें डीएनए केंद्रक में पाया जाता है? तो मुनेरा जगत में। अधिकांश जीवाणु मुनेरा जगत के अंतर्गत रखे गए हैं। यू बैक्टीरिया को वास्तविक जीवाणु कहा जाता है। 1676 ईस्वी में जीवाणु की खोज करने के कारण एंटोनी वॉन लुवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। प्रारंभिक यूकेरियोटिक जीवों को किस जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? प्रोटिस्टा जगत। किस वर्ग के पादपों को पुष्पी पादप कहते हैं? आवृत बीज को। यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाएं में केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हें प्रोटिस्ट कहा जाता है। अधिकतर प्रोटिस्ट एक कोशिकीय होते हैं, परंतु शैवाल जैसे कुछ प्रोटिस्ट बहुकोशिकीय भी होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3। जंतुसम, पादपसम, कवकसम। फोरफाइरा जापान में खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नोस्टॉक शैवाल हैं जो कुछ चीन में खाए जाने वाला प्रमुख शैवाल हैं। सारगाइसम जापान में कृत्रिम ऊन का निर्माण करते हैं। कॉन्ड्रस क्रिस्पस शैवाल को इससे सिसिलियस क्रोगेनिन नामक पदार्थ तैयार किया जाता है जो सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग किए जाते हैं। लेमिनेरिया फ्यूकस, इसका प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन, एसीटोन आदि बनाने में किया जाता है। कवक यूकेरियोटिक जीव हैं जिनमें संवहनी ऊतक एवं हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय कवकों को संपूर्ण शरीर जड़, तना, पत्तियों में न विभाजित होकर किस रूप में होते हैं? तो थाइलस के रूप में। बहुकोशिकीय कवकों का शरीर जिन धागनुमा संरचना निर्मित होता है उन्हें हाइफे कहा जाता है। पोषण के आधार पर कवकों के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला सहजीवी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतोपजीवी। लेमिनेरिया फ्यूकस शैवाल को इसका प्रयोग आयोडीन, ब्रोमीन, एसीटोन आदि बनाने में किया जाता है। अगर का शैवाल को ये लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है जो प्रयोगशाला में पौधों के संवर्धन, जेल, आइसक्रीम आदि में प्रयुक्त होता है। यह पौधा ताप रोधक, ध्वनि रोधक, कृत्रिम रेशा, चमड़ा, चोप, चटनी आदि बनाने में किया जाता है। नॉन स्टॉक एनाबीना शैवाल का उपयोग वायुमंडल की नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करते हैं। इस प्रक्रिया में जीवाणु भी भाग लेते हैं। कुछ शैवालों का प्रयोग कृषि में खाद के रूप में किया जाता है। क्लोरेला शैवाल को इससे क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक औषधि तैयार की जाती है। अब सहजीवी कवक, परजीवी कवक, मृतोपजीवी कवक कौन कौन है? सहजीवी कवक में लाइकेन माइकोराइजा आता है। लाइकेन माइकोराइजा सहजीवी कवक हैं। एडोथिया पैरासिटिका, एक्सिनिया ग्रामिनिस, एस्पेरजिलस, कैंडिडा अल्बिकान्स परजीवी कवक होते हैं।
मृतोपजीवी कवक में म्यूकर, राइजोपस, मार्सेला, ये तीनों मृतोपजीवी कवक हैं। लाइकेन किस प्रकार के जीव हैं? लाइकेन कवक और शैवाल के सजीवी संबंध से उत्पन्न संयुक्त जीव है। लाइकेन का आर्थिक महत्व किस रूप में है? प्रदूषक सूचक, भोजन एवं चारे के रूप में, संश्लिष्ट रंगों एवं औषधियों के निर्माण में। क्लोरेला शैवाल का उपयोग, इससे क्लोरीन नामक प्रतियोगी औषधि तैयार की जाता है। विषाणुओं में सजीव के लक्षण, शैवाल होता है जो इनके न्यूक्लिक अम्ल कोशिकाओं के न्यूक्लिक अम्लों की भांति अपने ही अनुकूल प्रोटीन संश्लेषण के प्रेरित करके विषाणु बनाते हैं। विषाणुओं में निर्जीव के लक्षण, ये कोशिका रूपी नहीं होते क्योंकि इसमें कोशिका द्रव, कोशिका कला, कोशिकाओं आदि नहीं होते हैं। प्रत्येक विषाणु में केवल प्रोटीन खोल में बंद एक न्यूक्लिक अम्ल का यह अणु होता है। चलिए आज का क्लास इतना ही, आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक जय हिंद।